नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। लोकसभा में मतदान डिजिटल तरीके से क्यों नहीं हुआ? सांसदों ने पर्ची से डाले वोट, क्या थी वजह? 4 महीने बाद फिर भारत दौरे पर आ सकते हैं राष्ट्रपति बाइडेन। क्या 1 साल के भीतर होगा ये दूसरा अहम फैसला? क्या बारिश की संभावना की वजह से उमस निकाल रही थी पसीने? आईएमडी ने जारी किया ये बड़ा अलर्ट। खालिस्तानी आतंक पर जोरदार प्रहार की तैयारी, इन 5 आतंकियों पर घोषित किया गया इनाम। आज देश रचेगा नया इतिहास, आधी आबादी को लोकतंत्र में मिल सकती है बड़ी हिस्सेदारी। लोकसभा चुनाव से पहले बजट पर लिया फैसला, वित्त मंत्रालय शुरू करेगा ये काम। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जनगणना और परिसीमन की कार्रवाई पूरी की जाएगी। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण से संबंधित कानून बहुत जल्द आकार लेगा। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन बिल पास हो गया है। आज राज्यसभा में इस पर चर्चा होगी। लोकसभा सचिवालय को बुधवार को महिला आरक्षण विधेयक पर निचले सदन में मत विभाजन के दौरान सदस्यों के वोट दर्ज कराने के लिए पर्चियों की पुरानी प्रणाली का उपयोग करना पड़ा। साधारण विधेयक आमतौर पर ध्वनिमत से पारित किए जाते हैं, लेकिन संविधान संशोधन से जुड़े विधेयक मत विभाजन के माध्यम से पारित होते हैं। डिजिटल वोटिंग प्रणाली में सदस्यों के वोट देने के दौरान समर्थन, विरोध या अनुपस्थित रहने के लिए अपने डेस्क पर बटन दबाने की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रिया त्वरित है। सूत्रों ने बताया कि मत विभाजन के दौरान वोट दर्ज कराने की डिजिटल वोटिंग प्रणाली का उपयोग नहीं किया जा सका, क्योंकि कुछ दलों ने अभी तक नए लोकसभा कक्ष के लिए सदस्यों की पूर्णांक संख्या नहीं भेजी। मंगलवार को संसदीय कार्रवाई नए भवन में स्थानांतरित हो गई। चूंकि यहाँ एक संविधान संशोधन विधेयक था, इसलिए ये देखने के लिए विशेष मतदान प्रक्रिया का उपयोग किया गया। कितने सदस्य इसके पक्ष और कितने विरोध में हैं। संविधान संशोधन से जुड़े विधेयक मत विभाजन के माध्यम से पारित होते हैं। वहीं पर्चियों में सदस्य अपना वोट दर्ज करने के लिए पर्ची के हरे या लाल पक्ष में हस्ताक्षर करते हैं। परिणाम के लिए कार्यालय द्वारा पर्चियों की गिनती की जाती है। महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है। 454 सदस्य ने इसका समर्थन किया है और 2 सांसदों ने इसका विरोध किया है। महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास होने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक से राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जनगणना और परिसीमन की कार्रवाई पूरी की जाएगी। लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण से संबंधित कानून बहुत जल्द आकार लेगा। महिला आरक्षण के लिए पेश किया गया विधेयक 128वां संविधान संशोधन विधेयक है। ओबामा ने 2015 में गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत की थी। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने भारत आए बाइडेन की राष्ट्रपति बनने के बाद इस देश की ये पहली यात्रा थी। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि थे। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गार्जेटी ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। राजदूत ने कहा कि मोदी के 8 सितंबर को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में इतर अपनी द्विपक्षीय बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को ये न्योता दिया था। इस दौरान ये पूछे जाने पर कि क्या गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान भारत के कार्ड शिखर सम्मेलन की योजना बनाई जा रही है, गार्जेटी ने इसकी पुष्टि नहीं की। एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राजदूत
से उन रिपोर्ट के बारे में पूछा गया कि क्या भारत गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए क्वाड देशों के नेताओं को आमंत्रित करने पर विचार कर रहा है। इस पर गारसेटी ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया है। ऐसे में अगर बाइडेन भारत का निमंत्रण स्वीकार करते हैं तो वो बराक ओबामा के बाद इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने वाले दूसरे अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे। ओबामा ने 2015 में गणतंत्र दिवस समारोह में शिरकत की थी। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने भारत आए बाइडेन की राष्ट्रपति बनने के बाद इस देश की ये पहली यात्रा थी। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी मुख्य अतिथि थे। पिछले 2 दिनों से उमस भरी गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा रखे थे। क्या इसके पीछे आने वाली बारिश का संकेत छिपा था? अब मौसम विभाग ने आज समेत अगले 3 दिनों तक ताजा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग ने यूपी में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक यूपी के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जिन जिलों में तेज बरसात की आशंका जताई गई है उनमें बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली है। इनके अलावा वाराणसी, भदोई, जौनपुर, गोरखपुर, संत कबीर नगर में, बस्ती, कुशीनगर, महाराजागंज, सिद्धार्थनगर को भी अलर्ट में रखा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून सितंबर में एक बार फिर सक्रिय हो चुका है। इसके चलते यूपी समेत देश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। यूपी के गोंडा, बलरामपुर, स्वाति, बहराइच, लखीमपुर में अलर्ट जारी। सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी में, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मथुरा, हाथरस में भी बारिश देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में बारिश का पूर्ण अनुमान है। बरसात के दौरान इन राज्यों में आसमानी बिजली गिरने और पेड़ टूटने के जान माल के नुकसान भी हैं। इसे देखते हुए प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। उत्तराखंड में भी मौसम फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। जिन इलाकों के लिए चेतावनी जारी की गई है उसमें अधिक पर्वतीय जिले शामिल हैं। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर और नैनीताल जिलों में कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में बुधवार को भी कई जिलों में बारिश हुई है। राजधानी देहरादून में जमकर मेघा बरसे हैं। वहीं मसूरी में बारिश के बाद घना कोहरा छा गया है। अगर दिल्ली NCR की बात करें तो 21 से 22 सितंबर को बादल छाने और हल्की बारिश के आसार है। इस दौरान कुछ एक जगहों पर पेड़ टूटने की घटनाएं भी हो सकती है। इसके बाद 23 सितंबर से मौसम एक बार फिर शुष्क हो जाएगा और उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान करेगी। खालिस्तानी आतंकी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सरकार ने अब रण शुरू कर दिया है। कनाडा को फटकारने के बाद बुधवार को सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों की गतिविधियां तेज होने के बाद भारत ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है। NIA ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी रिंडा और 3 अन्य के बारे में जानकारी देने पर नगद इनाम की घोषणा की है। एजेंसी ने बुधवार को सूचीबद्ध आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा और लखबीर सिंह उर्फ लांदा की सूचना देने वाले को 10-10 लाख रुपए का नकद इनाम देने की घोषणा की है। NIA की ओर से इन आतंकियों के 3 सहयोगी परमिंदर सिंह, सतनाम सिंह, सतवीर सिंह उर्फ सत्ता और यदविंदर सिंह उर्फ यद्दा के बारे में जानकारी देने वाले 5-5 लाख रुपए का नगद इनाम भी घोषित किया है। सभी पंचों मामले भारत की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और पंजाब राज्य में आतंक फैलाने के उद्देश्य से BKI और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हैं। NIA ने UAPA की धारा 17, 18, 18B, 20, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया था।
वांछित आतंकियों पर पंजाब में आतंकवादी हार्डवेयर और नशीले पदार्थों की तस्करी करने के आरोप हैं। इसके साथ ही व्यापारियों और अन्य प्रमुख व्यक्तियों से जबरन वसूली के जरिए आतंकी संगठन बीकेआई ने धन जुटाने और दहशतगर्दी फैलाने के भी मामले हैं। इन आतंकियों पर एजेंसी ने इनाम घोषित किया है। वे पंजाब राज्य में आतंक का माहौल बनाने के लिए टारगेट किलिंग्स और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निशाना बनाने में वांछित रहे हैं। एनआईए की जांच से पता चला है कि आतंकवादी पैसों का लालच देकर इन नए लोगों को बीकेआई में भर्ती में लगे थे। उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में अपनी आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों में एक नेटवर्क भी स्थापित किया है। हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा इस वक्त पाकिस्तान में छिपा हुआ है। वो भारत की ओर से सूचीबद्ध आतंकी और मूल रूप से गेट नंबर 5 सचखंड गुरुद्वारा हुजूर साहिब, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र की निवासी हैं। उसका स्थायी पता पंजाब में तरन तारण जिला है, जबकि लखबीर पंजाब के तरन तारण जिले के गांव हरीके का रहने वाला है। वहीं परमिंदर सिंह बाघेवाला पंजाब के जिला फिरोजपुर का रहने वाला है। सतनाम सिंह उर्फ सतबीर सिंह उर्फ सत्ता तरन तारण के नौसेरा पनुआन गांव का रहने वाला है। यदविंदर सिंह उर्फ यद्दा भी तरन तारण जिले के ही चंबा कला गांव के निवासी हैं। एनआईए ने लोगों से अपील की है कि इन आतंकियों के बारे में कोई भी जानकारी उसके दिल्ली हेडक्वार्टर या चंडीगढ़ ब्रांच ऑफिस में दे सकते हैं। जानकारी देने वाले का नाम हमेशा गुप्त रखा जाएगा। देश की आधी आबादी के लिए आज का दिन बेहद खास रहने वाला है। आज महिलाओं के लिए राज्यसभा में आरक्षण विधेयक पेश हो रहा है। ये विधेयक पहले ही लोकसभा में पास हो चुका है। देश आज नया इतिहास रचने जा रहा है। लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने के प्रावधान वाले संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 पर आज राज्यसभा में चर्चा होगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस सदन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सदन में विभिन्न दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद ये तय किया जाएगा कि संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 पर बृहस्पतिवार को यहां चर्चा होगी। इस विधेयक पर चर्चा के लिए 7.5 घंटे तक का समय तय किया गया है। इससे पहले बुधवार को लोकसभा ने महिला आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति वंदन विधेयक को मंजूरी दी। कांग्रेस समेत अधिकतर दलों ने इस बिल का समर्थन किया। देश की राजनीति पर व्यापक असर डालने की क्षमता वाले नारी शक्ति वंदन विधेयक को लोकसभा में बुधवार को मंजूरी दी गई है, जिसमें संसद ने निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान शामिल है। करीब 8 घंटे की चर्चा के बाद लोकसभा ने बुधवार को इस विधेयक को 2 के मुकाबले 454 वोट से अपनी स्वीकृति दी। सदन में कांग्रेस, सपा, द्रुमक, तृणमूल कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने विधेयक का समर्थन किया। हालांकि असरुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली AIMIM के विधेयक का विरोध किया। सदन में ओवैसी समेत AIMI के 2 सदस्य हैं। विधेयक पारित किए जाने के दौरान सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी विधेयक पर चर्चा की शुरुआत की। राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी समेत कुल 60 सदस्यों ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग लिया। इसमें 27 महिलाएं सदस्य शामिल हैं। मेघवाल ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने इस बार ऐसी व्यवस्था की है कि महिलाओं को इस बार इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने तकनीकी मुद्दों पर कहा, आप चाहते हैं कि ये विधेयक तकनीकी कारणों से फंस जाए, लेकिन हम इस बार इसमें नहीं फंसने देंगे। परिसीमन के बगैर आरक्षण देने के लिए एक सदस्य के सवाल पर मेघवाल ने कहा कि यदि सरकार ने अभी आरक्षण दे दिया तो किसी संगठन के जरिए उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर करके विपक्ष इसे फंसाने की प्रयास करेगा।
लेकिन इस बार सरकार विधायक फंसने नहीं देगी। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में रहते हुए विधायक इसलिए नहीं ला सकी क्योंकि उनकी नीति थी, ना नीयत थी और ना नेतृत्व थी। उन्होंने कहा हमारे पास नीति भी है, नीयत भी है और मोदी जी जैसे नेतृत्व भी है। मेघवाल ने सरकार के 90 सचिवों में 3 के ओबीसी समुदाय से संबंधित होने के राहुल गांधी के दावे को लेकर कहा कि कांग्रेस नेता ने ऐसा कहकर खुद की सरकार की आलोचना कर डाली क्योंकि आज जो अधिकारी सचिव बना होगा वो 1990 के दशक में भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुआ होगा। कांग्रेस के ज्योतिमणि ने इस कटाक्ष पर दलित महिलाएं पानी को तरसती थी। मेघवाल ने कहा कि उस वक्त शासन किसका था, उन्हें खुद सोचना चाहिए था, लेकिन अब मोदी सरकार ने हर घर नल जल की व्यवस्था कर दी है। चर्चा में हिस्सा लेने वाले सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी 60 सदस्यों के प्रति उन्होंने आभार जताया, लेकिन इस कड़ी में उन्होंने भाजपा के दिवंगत नेता सुषमा स्वराज को भी याद किया। मेघवाल ने कहा सुषमा जी कहा करती थी कि महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व दिए बिना विकास अधूरा है। कानून मंत्री ने लोकतंत्र के मंदिर में महिला प्रतिनिधियों की दृष्टि से भारत की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग कम होने के कुछ विपक्षी सदस्यों के दावे पर कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद ये अंतर भी समाप्त हो जाएगा और रैंक भी सुधर जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जनगणना और परिसीमन की कार्रवाई पूरी की जाएगी और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण से संबंधित कानून बहुत जल्द आकार लेगा। किसी भी देश की प्रगति के लिए बजट काफी अहम होता है। देश में हर साल बजट पेश किया जाता है। अब केंद्र सरकार के बजट को लेकर अहम जानकारी सामने आई है और वित्त मंत्रालय की ओर से जल्द ही बैठकों के दौर भी शुरू किए जाएंगे। आइए जानते हैं अहम अपडेट। देश में हर साल बजट पेश किया जाता है। बजट के जरिए देश के नए वित्त वर्ष में होने वाले आय और व्यय का ब्यौरा दिया जाता है। इसके साथ ही इस बार का बजट काफी अहम होने वाला है। दरअसल साल 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव से पहले देश का अंतरिम बजट पेश किया जाएगा और लोकसभा चुनाव के बाद देश में पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। वहीं अब वित्त मंत्रालय की ओर से बजट को लेकर अहम अपडेट है। इसके तहत बैठकों का दौरा शुरू किया गया है। वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2024 से 2025 के लिए बजट की तैयारियों की सिलसिले में 10 अक्टूबर से बैठकों का सिलसिला शुरू करेंगी। इसको लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। वित्त मंत्रालय के बजट विभाग की तरफ से जारी नोटिस के अनुसार अनुदान विनियोग के संबंध में संशोधित अनुमान 2023 से 2024 के बजट अनुमान 2024 से 2025 को अंतिम रूप देने के लिए बजट पूर्व चर्चा वित्त सचिव और सचिव की अध्यक्षता में 10 अक्टूबर से शुरू होगी। सभी मंत्रालय और विभाग को 20 सितंबर 2023 को भेजे गए इस नोटिस में उनके साथ बैठकों का जिक्र किया गया। बजट पूर्व बैठक का कार्यक्रम विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया। नोटिस के अनुसार मंत्रालय और विभाग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यक विवरण 5 अक्टूबर 2023 तक प्रस्तुत किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बजट पूर्व बैठक के 10 अक्टूबर से शुरू होगी। इसके बाद ये बैठक 14 नवंबर तक रिपीट। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बजट पूर्व बैठक के 10 अक्टूबर से शुरू होगी। इसके बाद से ये बैठक 14 नवंबर तक चलेगी। बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाला बजट अंतरिम होगा। लोकसभा चुनाव के बाद देश में नई सरकार के शपथ के बाद वित्त वर्ष 2024 से 2025 का पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।